हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जिसका टेन्योर था 1206 से 1526। अब यहाँ इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि ये सल्तनत कहाँ की होगी। ये दिल्ली की सल्तनत है। ठीक है, जिसकी कैपिटल जो है वो दिल्ली होने वाली है। बट हाँ, इनिशियल स्टेज में जो है इसकी कैपिटल लाहौर रही थी, बट उसके बाद में जाकर पूरे समय तक जो है इसकी कैपिटल दिल्ली रहेगी। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है दिल्ली सल्तनत में एक वंश नहीं था, कई सारे वंश थे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो तकरीबन जो है हमको 5 वंशों को जो है कवर करना है, जिसमें आज जो है हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश की। ठीक है, जो 1206 से 1290 तक था, तकरीबन 84 ईयर्स तक जो है गुलाम वंश रहा है। और इसको जो है ममलूक वंश और इल्बरी वंश भी कहा जाता है। और जो गुलाम वंश का संस्थापक होता है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो तकरीबन 4 साल रूल करता है 1206 से लेकर 1210 तक। हम इससे पहले जो है टर्किश इन्वेजन, अरबिक इन्वेजन, इन सबको कवर कर चुके हैं, जिसमें जो हमने सबसे जो प्रीवियसली पढ़ा था वो टर्किश इन्वेजन था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जब बैटल ऑफ तराइन हुआ था तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को जो है हरा दिया था। ठीक है, और फिर बाद में जो है बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद्र को हरा दिया था। तो इस तरीके से जो है काफ़ी सारे एरियाज आ गए थे, और उसने जो है इस सारे क्षेत्र की जिम्मेदारी जो है ऐबक को सौंप दी थी। ठीक है, वहाँ का सेनापति बनाया गया था, सेनापति बनाया था और उसकी जिम्मेदारी सौंपी। और आगे चल के जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के जितने भी अमीन होते हैं वो भी मिलकर जो है उसे इनवाइट करते हैं यहाँ का रूल संभालने के लिए। तो ये सब हमने बात की थी। ठीक है, तो यही जो है हम आगे अब इसे कंटिन्यू करने वाले हैं कि ये किस तरीके से अब जो है दिल्ली सल्तनत का पूरा एक रूल और पूरा सिस्टम जो है चलता है, जो ऐबक से शुरुआत होता है। तो अभी मैंने बात की कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन? ऐबक। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। बट आप हमेशा ये ज़रूर याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर पूछे भारत के तुर्की राज्य का संस्थापक तो ऐबक है, पर अगर वही बोल दे भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक शब्द को ध्यान रखें, वास्तविक संस्थापक बोला जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखें। और ये जो था ये एक कुतुबी जनजाति का तुर्क था, जिसने राजधानी लाहौर बनाई थी, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, और इसके कई सारे नामों से जो है इसे जाना जाता था, जैसे लख बख्श, हातिम ताई, कुरान खां, गॉड ऑफ मून, पील बख्श, जो बेसिकली हाथियों को दान करने वाला कहा जाता है, सिपा सलाहकार। तो ये सारे नेम्स क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, इस पर भी हम टाइम टू टाइम बात करते चलेंगे। बाकी अभी हम बात करते हैं उसकी मृत्यु की। तो 1210 में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान कह लो या पोलो कह लो, उसे खेलते हुए वो घोड़े से गिर जाता है, तो उस समय जो है उसकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से जो है अब लाहौर में उसे दफना दिया जाता है, क्योंकि लाहौर राजधानी थी और वो वहीं रहता था, है ना। तो अब हम बात करते हैं इनके बचपन की, कि भाई किस तरीके से जो है ये एक स्लेव बने। हमने क्योंकि यहाँ बात करी कि ये भाई एक गुलाम वंश था, स्लेव डायनेस्टी थी, तो ये बहुत ज़्यादा ही क्लियर है कि यहाँ पे जितने भी रूलर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी के स्लेव ज़रूर रहे होंगे, है ना। तो इसीलिए अब हम इसकी बात करते हैं कि जो ऐबक है किस तरीके से जो है मोहम्मद गौरी को मिलता है और उसका स्लेव बनता है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं बचपन की। तो बचपन में निशापुर का एक काजी था, वो था फ़खरुद्दीन मोहम्मद अजीज कुकी। ठीक है, उसने जो है इसे दास के रूप में ख़रीदा, देखभाल की और उचित शिक्षा भी उसकी दी, और इतना पढ़ा लिखा दिया कि वो जो है अपने सुरीले स्वरों में कुरान पढ़ सकता था। तो कुरान पढ़ता था सुरीले स्वरों में, जिस वजह से उसका नाम क्या पड़ा? कुरान खां। ठीक है, बाद में जब वो निशापुर से गाजी आता है, तब जाके जो है भाई ये जो फ़खरुद्दीन अजीज जो है कुकी, ये गौरी को उसे बेच देता है। तो गौरी ने खरीद लिया। अब क्योंकि ये बहुत ही प्रतिभाशाली, लगन वाला व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति था, काम को लेके अपना दृढ़ निश्चय रखता था, इस वजह से गौरी का विश्वास भी बहुत जल्दी उसने पा लिया। इसीलिए गौरी ने जो है अपने जो सेना में अमीर खातून का जो पद है
वो उसे दे दिया। जबकि वो एक स्लेव था तब भी इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन जो है उसने उसे दी। अब ये क्या थी, अमीर आखूत, ये थी अस्तबल प्रधान। बेसिकली जो उनके अच्छी किस्म के, अच्छी नस्ल के जो घोड़े होते हैं उसका जो है उन्होंने प्रधान बना दिया। बेसिकली सेना के लिए घोड़े कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इतनी बड़ी पोस्ट जो है उन्होंने दे दी। वहीं अब जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो हमने बात किया था ना, लाहौर में जितने भी विशिष्ट जन थे, अमीर थे, उन्होंने इसे इनवाइट किया कि यहाँ पहुँचकर जो है शासन की सत्ता अपने हाथ में ले, अपना राज्य अभिषेक करे। गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद ही जो है उसने अपना अभिषेक कर लेता है, जो है जून 1206 में। ठीक है, वहीं आगे चल के जो है ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि जो है नहीं ली थी, क्योंकि भाई वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है पूरा सिस्टम चला रहा था। उसने जो है ना सिर्फ और सिर्फ मालिक और सिपा सलाहकार की पदवी से ही भाई संतुष्टि पा ली थी। और जो ये सिपा सलाहकार है ना, इसकी भी पोस्ट उसे जो है चंदावर के युद्ध में ही मिली थी, क्योंकि चंदावर के युद्ध में इतनी अच्छी भूमिका अदा की थी कि मोहम्मद गौरी ने खुश होकर जो है गुलाम से सेनापति बना दिया था। अब तो क्लियर होता है सिपा सलाहकार कौन होता है, सेनापति, आर्मी चीफ। ठीक है, तो एट द एंड क्या होता है, जो गौरी है ना वो अपने बड़े भाई घियासुद्दीन मोहम्मद से एक मुक्ति पत्र लेते हैं और इसे जो है 1208 में जो है वो उसे जो है मुक्त कर देते हैं दास्ता से, क्योंकि अब गौरी तो है नहीं भाई, उसकी तो डेथ हो गई है और ये उसी का गुलाम था। तो इसीलिए उनका जो भाई है घियासुद्दीन महमूद, वो जो है इसे दास्ता से मुक्ति दे देता है। तो इन शॉर्ट आप समझ गए कि भाई 1206 में जहाँ इस्टेब्लिशमेंट हुई है और मुक्ति 1208 में हो रही है, तो बेसिकली ये जिस टाइम जो है कमांड संभाला था तब भी ये गुलाम ही था, है ना, इसीलिए भाई गुलाम वंश बोला। आगे हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, हमने ये सब जान लिया कि उसका बचपन कैसा था, ठीक है, और किस तरीके से स्लेवरी से उसे जो है दास्ता से मुक्ति मिली, बट ओवरऑल जो उसने शासन किया वो किस तरीके का था, लोगों को उसका शासन कैसा लगता था। तो लोगों को जो है वो काफ़ी उदार लगता था ऐबक, और वो बहुत ज़्यादा दानी था, इसीलिए जो है उसे लखबख्श बोलते थे, लाखों को देने वाला। जो अभी हमने ऊपर नेम्स की कैटेगरी पढ़ी थी, कुरान खां पढ़ा था, लखबख्श पढ़ा था, तो इसका अब हमें रीज़न समझ में आ गया है क्यों नाम दिया गया। ठीक है, तो उस समय के कुछ कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन थे जैसे मिनाजुद्दीन सिराज, उनकी किताब तबकाते नासरी में वो बताते हैं कि ये जो है एक ग्रेट किंग था, किसके साथ, काइंड हार्ट के साथ, बेसिकली ये बहुत दयालु था। ठीक है, वहीं जो है हसन निज़ामी भी अपनी जो है किताब ताजुल मासिर में ये लिखते हैं कि ये जो ऐबक था ना वो इक्वल जस्टिस देता था अपने सभी के सभी सिटीजन्स को, और इवन जो है पीस और प्रॉस्पेरिटी, शांति व्यवस्था जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करके रखता था, उसे बनाए रखता था। तो अब हम वही बात करते हैं कि उस समय के जो कुछ कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे वो जैसे कौन कौन थे, जैसे फ़खरुद्दीन जो है मुदब्बिर, उनकी तारीख़ मुबारक शाही, हसन निज़ामी की ताजुल मासिर। तो ये जो हसन निज़ामी की ताजुल मासिर है ना, ये आप ज़रूर ध्यान रखें, ये फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री है किसकी, दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री, इसीलिए जो है हम इसे अलग से सेपरेट बात कर रहे हैं। ये जो हिस्ट्री है ना अभी कहाँ से कहाँ तक की हिस्ट्री को कवर करती है, तो ये बैटल ऑफ तराइन से शुरू होकर इल्तुतमिश की अथॉरिटी तक जो है उसको कवर करती है। ठीक है, अगर हम इसकी कमी की बात करें कि भाई कुछ ना कुछ कमी भी रही होगी, तो ये जो है ना इसकी जो बुक है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन अचीवमेंट जो थी इल्तुतमिश की उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करती है, सिर्फ एक ये कमी है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रखती है दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री के लिए, इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है हमारे लिए दिल्ली सल्तनत को समझने के लिए बहुत अच्छा सोर्स बनता है। ठीक है, ये तो हो गई बात कि भाई लोगों का क्या मानना था कि उसका शासन कैसा था, हमें क्लियर हो गया उसका शासन काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी दयालु था, लोगों के प्रति जो है दया भाव रखता था। अब हम बात करते हैं कि उसने और क्या काम किए अपने शासन में, वो महान निर्माता शासक कैसे कहा जाता है। तो उसने जो है कुछ इमारतें कह लीजिए या आर्किटेक्ट जो हैं वो बनाए, जैसे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई,
कुतुब मीनार बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में, और दिल्ली में एक शहर बसाया जो था महरौली। ठीक है, अब इस पे हम बात करते हैं। जैसे पहला जो है हमारा जो है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में बेसिकली कुतुब मीनार में ही है, वो जो है इसने बनवाई। और ये ध्यान रखने वाली बात है, ये तुर्कों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद है। ठीक है, भारत में ये तुर्कों की बनाई पहली मस्जिद है। और ये किस पर बनी है? ये 27वें जैनवें विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ठीक है, वहीं जो है अगर हम बात करते हैं कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार क्यों बनाया गया? ये सेकंड सूफी संत जो थे चिश्ती सिलसिले के को, ये जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके लिए बनवाया गया था, उनके लिए बनवाया गया था। और इससे बनाने का कारण क्या था कि भाई लोग जो है अजान कर पाएँ, नमाज पढ़ पाएँ। ठीक है, इसीलिए जो है आगे चल के हिस्टोरियन मार्शल जो थे उन्होंने इसे इस जो है कुतुब मीनार को विक्ट्री टावर ऑफ इस्लाम बोला। ठीक है, अब ये इसका जो है अपना एक अलग इतिहास है, क्योंकि इसकी जो पहली मंजिल बनाई गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने काल में बनवाई। ठीक है, इसके बाद में इसी पर जो है दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल जो है ना वो इल्तुतमिश ने बनवाई। और जो इसकी आखिरी मंजिल थी, 5वीं मंजिल, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। तो अब फिरोज शाह तुगलक ये ज़रूर ध्यान रखें, ये जो है अलग वंश है। ठीक है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा पर वंश अलग है। ठीक है, तो इसको इतने सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। अब बात करें हम 2.5 दिन का झोपड़े की, जो अजमेर में है। ये पहले एक हिंदू मठ था। ठीक है, जो किसने बनवाया था? चौहान राजा वैशाला देव ने बनवाया था। ठीक है, अब आगे चल के क्या होता है, इसकी दीवार पे जो है ना हराकेली नाटक जो है लिखा गया था। अब ये हमें कैसे पता लग रहा है? इसलिए पता लग रहा है जब इसे डिस्ट्रॉय करके बनाया गया ना, तो जो मॉस्क्यू बनाई गई वो इसी पे कंटिन्यू कर दी थी, तो इसीलिए हमें पता लग जाता है। ठीक है, और दिल्ली का महरौली तो बसाया ही था। इसी तरह जो है हम बात करते हैं, ऐबक ने जो है बुंदेलखंड के शासक परवर्ती देव जो हैं उसको हराकर जो कालीजर का दुर्ग था उसे अपने अधिकार में ले लिया। देखो, कालीजर का दुर्ग बनवाया नहीं था, बट हाँ उसे हराकर जो है अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, तो ये सब तो रहे उनके द्वारा भाई बनवाए गए आर्किटेक्चर्स की। अब जो है हम बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस रहे हैं उनके शासन काल में, जो बेशक 4 साल का था, पर चैलेंजेस तो रहे ही होंगे ना, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की है, सब कुछ न्यू है, तो चैलेंजेस तो बहुत रहे होंगे। तो उन्हीं पे हम बात करते हैं। अब क्योंकि जो है ऐबक खुद एक गुलाम था, गौरी के एक तो गुलाम था नहीं, हमने बात की थी ना 4 इम्पॉर्टेंट गुलाम थे, जो मतलब फेवरेट कैटेगरी में कह लो, क्योंकि गुलाम तो बहुत सारे थे, पर 4 जो हैं वो कहते हैं इम्पॉर्टेंट थे उनके, जिनमें से जैसे था यल्दूस, कुबाचा, बख्तियार खिलजी और खुद ऐबक, है ना। तो अब ऐबक ने ये सारी कमांड ले ली, तो बाकी 3 तो आराम से नहीं बैठेंगे ना। तो यही जो है उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी। एक तो यही ताजुल यल्दोस जो है, और एक हो गया नसरुद्दीन कुबाचा। अब बख्तियार खिलजी भाई क्यों नहीं टेंशन थी उससे? तो भाई टेंशन इसीलिए नहीं थी कि वो जो है ना आगे चल के नालंदा और जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करते हुए जो है ना बंगाल के अभियान पे चला जाता है। बेसिकली वो तो चला गया नीचे बंगाल के एरियाज़ पे, वो अपने अलग एरियाज़ में चला गया, तो अब दिल्ली से तो उसको टेंशन नहीं थी। ठीक है, और कुछ समय बाद वैसे भी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है बख्तियार खिलजी की। तो अब वो तो इस कैटेगरी में रहा नहीं, तो बचे 2 जो है यल्दोस और कुबाचा। ठीक है, तो अब ये क्या हल निकालता है कि भाई किसी तरीके से क्या हैंडल करे। तो जो कुबाचा है उससे तो भाई ऐबक जो है अपनी बहन की शादी करा देता है। अब क्योंकि अपनी बहन की शादी करा दी, वो दामाद बन गया, तो वो उसके पक्ष में हो गया, तो अब उसे जो है सत्ता छीनने का कोई डर नहीं रहा। अब बचता है यल्दोस। अब यल्दोस का क्या करे? अब क्योंकि ऐबक को यल्दोस से खतरा बना रहा था, इसी कारण से जो है वो लाहौर से कभी दिल्ली तक आने का उसने हिसाब किताब बना ही नहीं पाया, अवसर ले ही नहीं पाया, वो लाहौर तक ही सीमित हो गया, क्योंकि उसको डर था कि वो जितना ज़्यादा एक्सपैंड करेगा फिर यल्दोस को दिक्कत होगी और फिर वॉर होगी, फिर दिक्कतें होंगी, तो इसलिए वो वहाँ तक आया नहीं।
और बख्तियार खिलजी के साथ तो कुछ टेंशन हुई ही नहीं, और कुबाचा का जो डर था वो शादी करके जो है अपनी बहन से शादी करके उसे हल करा दिया। ठीक है, तो ये थे उसके चैलेंजेस। अब क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है चौगान खेलते खेलते, हमने बात की थी, तो उसके बाद किसी ना किसी को तो बिठाना ही है। तो उसके बाद जो है बिठाया गया था आराम शाह को, जो वो खुद भी 1 साल ही रहता है। ठीक है, तो इतिहासकारों में ये विवाद रहता है कि ये या तो ऐबक का पुत्र था या तो उसका पुत्र नहीं था। ठीक है, तो अब जो भी था हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके का शासन जो है उसने किया। तो जो आराम शाह था अयोग्य शासक था। भाई यहाँ देखकर ही पता लग रहा है ना, अगर 1 साल शासन किया है तो अयोग्य ही रहा होगा या फिर इसकी डेथ हो गई होगी, है ना। तो उसके शासन में जो है सब रिवॉल्ट करना शुरू कर दिए थे, खुद को आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिए थे। जो अभी हमने चैलेंजेस की बात की तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम बने कि यल्दोस जो था उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया इंडियन टेरिटरी में कि ये भाई मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ का सुल्तान हूँ। ठीक है, इसी तरह जो है कुबाचा है, कुबाचा ने सिंध और मुल्तान को जो है अपने क्षेत्र में जो है ले आया था। और इसी तरह जो अली मर्दान था वो बेसिकली बंगाल और बिहार का उस समय पे किंग था। तो वो जो है खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है। तो मतलब रीजनल लेवल पर भी जो है लोग खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे, और जो अदर स्लेव्स थे गौरी के वो भी क्षेत्रों पे अपना क्लेम कर रहे थे। तो इसका टाइम पीरियड बड़ा जो कहते हैं ना रिवॉल्ट भरा चल रहा था, विद्रोह बहुत ज़्यादा चल रहे थे। और इवन इसी समय जो है इसीलिए जो है एक अमीर अली इस्माइल जो थे उन्होंने इल्तुतमिश को, जो कि बेसिकली उस समय बदायूं का गवर्नर था, उसको इनवाइट किया कि भाई इसे हरा दो क्योंकि दिक्कत हो रही है, सब जो है इंडिपेंडेंट खुद को घोषित कर रहे हैं, इतने विद्रोह हो रहे हैं, सिस्टम सही से चल नहीं रहा है और जीवन का भी खतरा आ रहा है। तो इसीलिए भाई इसको हटा के सत्ता ले लो। तो इसीलिए 1211 में जो है जून का युद्ध होता है, जिसमें इल्तुतमिश और आराम शाह होते हैं, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और आराम शाह जो है मारा जाता है। अब इसके बाद कौन फिर बना, थर्ड जो हम पढ़ेंगे शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो तकरीबन जो है 1211 से लेकर 1236 तक रहता है, तकरीबन 25 साल जो है उसका शासन रहता है। तो अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो जो इल्तुतमिश था वो एक इल्बरी जनजाति का तुर्क था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे भी जो है 1 लाख जित्तल में तकरीबन खरीदा था, जो बेसिकली 1 लाख कॉपर कॉइन्स के बराबर है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे गौरी का गुलाम कौन, ऐबक, ऐबक का गुलाम कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, आगे हम ये भी पढ़ेंगे इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। तो ये पूरी सीरीज़ को हम देखेंगे। तो जो इल्तुतमिश है उसने भाई ग्वालियर की जब विजय की थी तो उस समय पे जो है ग्वालियर की एकता मिल गई थी इसी वजह से, और उसे जो है बुंदेल राह की भी एकता मिल गई थी। और जब वो सुल्तान बन रहा था तो उस समय बदायूं का इक़्तिदार था। तो हमने देखा ना ग्वालियर से शुरू होते हुए बदायूं तक का इक़्तिदार बन गया, वहाँ का गवर्नर बन गया। और जो है 1205 से 6 के समय पे जब हमने बात की थी मोहम्मद गौरी की जब डेथ होने वाली है, तो उस समय पे जब हमने पढ़ा था ना कि कुछ खोखर जाति के जो जाट थे उन्होंने जो है भाई इसे बहुत मारा, जिसकी वजह से जो है बेसिकली आगे चल के डेथ हुई मोहम्मद गौरी की। तो उस समय जो है ऐबक ने और इल्तुतमिश ने इनको दबाने का पूरा भाई अच्छे से अभियान चलाया था और इन्हें हराया था। तो इल्तुतमिश के साहस को और वीरता को देखते हुए मोहम्मद गौरी ने उससे प्रभावित होकर ऐबक को कहा कि इसे जो है दास्ता से मुक्ति दे दो। तब जाके जो है इल्तुतमिश को जो है दास्ता से मुक्ति मिल गई थी ऐबक से। ठीक है, तो इसने जो है उसे गुलामी से उठकर जो है सफलतापूर्वक दिल्ली सल्तनत को पुनः स्थापित किया, है ना। इसी वजह से जो है इसे जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो इसीलिए आप ये टर्म्स ध्यान रखें, सिर्फ एक वर्ड ये जो वास्तविक है ना ये आपके आंसर को बदल देगा। अगर आप बोलोगे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन, तो भाई वो कुतुबुद्दीन ऐबक, पर वहीं अगर बात करें वास्तविक संस्थापक की तो वो इल्तुतमिश है। वहीं हम बात करें तुर्की साम्राज्य का संस्थापक
तो ऐबक है, वहीं वास्तविक संस्थापक बोले तो मोहम्मद गौरी है। तो इसीलिए आंसर चेंज हो जाता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। तो जो इल्तुतमिश है उसने पहली बार जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जिसमें से 2 और सिक्के चलाए सिल्वर कॉइन्स में टंका, जो 175 ग्रेन के इक्विवेलेंट था। और ये जो टंका है ये बेसिकली अभी के समय पे बांग्लादेश की करेंसी का नेम है, ठीक है। और कॉपर कॉइन्स थे जिसे जित्तल कहते थे, ठीक है। तकरीबन वो शुद्ध अरबी सिक्कों में सिल्वर कॉइन्स कॉपर कॉइन्स हो गए, ठीक है। और उसने जो सिक्कों की टकसाल थी उस पर नाम लिखवाने की परंपरा शुरू कर दी थी, जिसमें हर सिक्के पे नाम लिखा होता था टकसाल का। और सुल्तान की जो उपाधि थी इसने ली थी, ये पहला जो इस समय पे दिल्ली सल्तनत में हम बोले पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी, ठीक है। किससे ली थी? बगदाद के खलीफा से। ये खलीफा कौन था? जो है मुत्सीर बिल्ला, ठीक है। इससे जो है उपाधि भी ले ली। और इसने जो है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40% सरदारों की एक दल गठित करी, क्योंकि भाई अकेले इतना बड़ा एम्पायर कैसे संभलेगा, कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। तो उसने जो है तकरीबन 40 लोगों को इकट्ठा किया, जिससे गुलाम चालीसा, तुर्के चहलगानी या दल 40 कहा जाता है, ठीक है। इसने जो है इक्ता सिस्टम को भी स्टार्ट किया, जो देखो स्टार्ट तो देखो मोहम्मद गौरी के टाइम से हो गया था, ठीक है, पर ऑफिशियल तौर पे बोला जाए ना तो वो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। अब ये इक्ता सिस्टम क्या था? जो प्रांत थे या प्रोविंसेस थे, जब सुल्तान कोई क्षेत्र जीत जाता है तो उसे भाई सेना को वेतन भी देना पड़ेगा। अब वो सेना को वेतन नहीं देना चाहे तो वो क्या करे? वेतन नहीं देना चाहे तो वो उसी ज़मीन को जो जीती है उसकी इक्ता दे देते थे। बेसिकली उसका जो है रिवेन्यू लेने का जो राइट है वो दे देते थे, तो हेड बना देते थे उसे उस इक्ते का। तो उसे जो हेड बन जाता था उसे क्या बोला जाता था? इक्तेदार, ठीक है। और जो ये प्रोविंशियल जो है प्रोविंस हेड होता था, प्रांत अधिकारी या इक्तेदार होता था, वो इस प्रांत से राजस्व वसूल सकता था, जो मैंने अभी बोला रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और उसे जो है जनरेट करने का उसे राइट दे दिया गया। तो जो राइट दिया गया उसे बोला गया इक्तेदारी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, इक्ता हो गया वो पर्टिकुलर लैंड, ठीक है। इक्तेदार वो हो गया जो उस लैंड पर राइट रखता है, उस लैंड पे बेसिकली लेगा रेवेन्यू। और जो रेवेन्यू लेने का राइट है उसे इक्तेदारी कहते हैं, ठीक है। इन 3 वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, इक्ता, इक्तेदार, इक्तेदारी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में उसने किस तरीके से काम किया, ठीक है। तो उसको हम इजीली समझने के लिए उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो तकरीबन 1211 से 1220 तक था, 1221 से 1227, 1227 से 1236, ठीक है। 9 साल, 6 साल, 9 साल, ऐसे आप हिसाब लगा लीजिए। तो पहले के जो 9 साल थे जब उसके शासनकाल के थे, तो उसने किस चीज़ पे ध्यान दिया होगा? तो एकदम से कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर दे, उस पर तो ध्यान नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। आराम शाह के टाइम से ही थे। आराम शाह भी क्यों बोले, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से ही काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। अभी भी उन गुलाम जो क्लेम कर रहे थे या फिर जो रीजनल लेवल पे जो गवर्नर्स थे या किंग्स थे, वो भी खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे, वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो अभी एकदम से तो भाई वो यहाँ तक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं कर सकता था। तो इसीलिए जो इनिशियल टाइम था, जो शुरू के 9 साल थे, वो जो है सप्रेशन में उसने बिताया कि भाई अपने दुश्मनों को किसी भी तरीके से सप्रेस करे वो। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आएगी जब चंगेज़ खान का डर रहेगा कि वो अटैक करने वाला है, तो उसको रोकने में रहेगा। अब क्योंकि 6 साल उसके एक तो भाई अपने दुश्मनों को दबाने में और चंगेज़ खान से बचने में चले गए, तो अब उसके बाद जाके जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर का टाइम आएगा कि वो अपना साम्राज्य विस्तार करे, क्योंकि अब उसको ना तो भाई अपने दुश्मनों का डर रहेगा ना चंगेज़ खान का। तो इस पे ही हम अब आगे बात करते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा सप्रेशन ऑफ हिज
रिवाइवल्स। तो अब क्या होता है, इस समय पे जो है मोहम्मद गौरी ने अपने दासों में जो है यल्दौस को भी अपने आप को दिल्ली की गद्दी का दावेदार मानने लगा था। हमने बात की थी ना, वो भी दावेदार मानने लग गया था। और यल्दौस ने इसी समय जो है गजनी पर भी अधिकार किया था। ठीक है अब उस समय वो गजनी पे अधिकार कर रहा था। तो क्या हुआ, 1215 में ना ख्वारिज्म का जो शाह था उसने यल्दौस को गजनी से बाहर फेंक दिया। अरे भैया, अब तो वो गजनी में नहीं रहा, तो अब उसमें जब गजनी रहेगा नहीं तो वो कहीं और आएगा, है ना। अब वो कहाँ है, अब पंजाब में आ गया जहाँ कुबाचा था। कुबाचा अपना शासन कर रहा था। अब उसने कुबाचा को भगाया। अब कुबाचा कहाँ जाएगा, वो भी तो कहीं और जाएगा ना। तो वो भाग कर लाहौर आ गया और समस्त पंजाब का कब्जा किसके हाथ में आ गया, यल्दौस के हाथ में आ गया। अब वो लाहौर आ गया। अब भाई खतरा, वो लाहौर आ रहा है कुबाचा, तो ये सब जो है मिलके अब अटैक करने वाले हैं, तो खतरा। इसीलिए क्या होता है, इल्तुतमिश ने ये निर्णय लिया कि भाई जो ये नियंत्रण किया जा रहा है ये अस्वीकार्य है। इसीलिए इन परिस्थितियों का मौके का फ़ायदा उठाओ और तराइन का तृतीय युद्ध जो है शुरू कर दो, जो बेसिकली यल्दौस और इल्तुतमिश के बीच में होती है, जिसमें इल्तुतमिश जो है यल्दौस को जो है बदायूं में मार देता है। बेसिकली हार जाता है और वो हार के भाग जाता है बदायूं, और बदायूं से वो वहाँ से मार देता है। तो हमने इससे पहले भी जो है 2 तराइन वॉर की बात की थी, जो मोहम्मद गौरी के साथ हुई थी और पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी। और तीसरी जो वॉर होती है वो इल्तुतमिश और यल्दौस में होती है। ठीक है, अब यल्दौस का भी काम खत्म है ना, और जो है बख्तियार खिलजी का भी काम खत्म। अब बस कौन बचा, अब बचा है बस कुबाचा। ठीक है, अब पहले तो इल्तुतमिश ने कहा कि भाई लाहौर को जो है ना ऐबक के दूसरे गुलाम जैसे जो कुबाचा था, कुबाचा को जो है दे दिया जाएगा। ऐबक के साथ में जो अन्य गुलाम थे कुबाचा को दे देंगे। बट क्या हुआ, सीमा पे विवाद होने लग गया, तो इस चक्कर में उसने जो है गुस्से में कुबाचा को दिया ही नहीं। इवन उससे भी जो है लाहौर छीन के अपने पास रख लिया। ठीक है, तो अब ये तो काम हो गया हिसाब किताब कि भाई जो गुलामों से डर था अब वो इतना नहीं रहा। अब दूसरा फेज जो आता है, जो हमने देखा था 6 साल तक का आता है, अब वो था चंगेज़ खान का डर। क्योंकि इस समय ना दिल्ली पर मंगोल आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था बहुत ज़्यादा। हुआ क्या था, जो मंगोल थे चंगेज़ खान, उनको जो है ख्वारिज्म के शाह ने उसका साम्राज्य भी छीन लिया। जैसे ही यल्दौस का छीना था ना, तो उसी तरह जो है उन्होंने चंगेज़ खान का भी छीन लिया। अब जब चंगेज़ खान का छीना ना, तो उस समय उसको मार भी दिया। ठीक है, ख्वारिज्म के शाह ने उसके बेटे ने उसे मार दिया। अब आगे चल के क्या होता है, जलालुद्दीन मकबरनी जो उनका बेटा था वो आगे चलता है, बढ़ता है, अपना एक्सपेंड करने की कोशिश करता है और सिंधु नदी को पार करके ना खोखरों के साथ मिलकर जो है अब थानेश्वर तक पंजाब को भी जीत लेता है, क्योंकि अब खोखरों का भी साथ है उसे। तो बाद में जाके जो है अब मंगोल शांत तो बैठेंगे नहीं, चंगेज़ खान को मार दिया। अब वो यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल ही वो इल्तुतमिश को कह रहा है जो मकबरनी है कि तुम मेरा साथ दे दो इसमें, कि भाई ये जो चंगेज़ खान है और इसके जो वहाँ के सक्सेसर्स हैं ये मेरे को अब मारने आ रहे हैं, मेरे को परेशान करने आ रहे हैं, तो तुम मेरा साथ दे दो। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुमको परेशान नहीं करूँगा, है ना। तो ये संदेश भिजवाया, जिसको जो है इल्तुतमिश ने ठुकरा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने एक विशाल सेना तैयार की और मकबरनी के विरुद्ध जो है कूच करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो चंगेज़ खान के खिलाफ जाएगा तो आगे जो है उसकी भी टेरिटरीज़ पर अटैक होने के डर बढ़े रहेंगे। अगर वो मकबरनी को ही हरा देगा तो चंगेज़ खान का भी उसे साथ मिल जाएगा, और चंगेज़ खान का नहीं, उसके सक्सेसर्स का साथ मिल जाएगा, तो वो आगे इन फ्यूचर कभी भी उसकी टेरिटरीज़ पर अटैक नहीं करेंगे। तो उसको ये डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो है वो गुलामों से अभी तो छूटा है, यल्दौस को उसने मारा है कि वो डर ख़त्म किया है। अब दूसरा उनके अटैक्स का उसे डर बना रहेगा कि कभी भी जो है मंगोलियंस अटैक होते रहेंगे, और मंगोल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इस पॉइंट पर कि बेशक वो घोड़ों के साथ ही लड़ाई करते थे पर बहुत ज़्यादा जो है ना हिंसा फैला देते थे। तो ये डर था, इसीलिए उसकी सेना का सामना करने के लिए उसने जो है स्वयं को असमर्थ समझकर जलालुद्दीन मकबरनी ने लाहौर को छोड़ दिया
और सिंध को कबूचा को मात देकर उच्च जो है उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब जलालुद्दीन मकबरनी ने आने का जो है उसके आने का प्रभाव ये पड़ा कि जो सिंध का कबूचा था उसकी स्थिति हो गई कमज़ोर। ठीक है, और चंगेज़ खान की मृत्यु जब हुई उसके बाद में जो इल्तुतमिश था कबूचा से सिंध को जीत लेने का जो है पूरा डिसीजन ले लेता है कि अब मुझे इससे सिंध जीतना है, और वो 2 सेनाएं जो है भेज देता है। ठीक है, एक तरफ से और दूसरी तरफ से, जिसमें जो है 3 महीने की घेराबंदी होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है कुबाचा भागकर बख्तर चला जाता है। अब वो फिर वहाँ बख्तर पहुँचता है और बख्तर में जाकर भी जो है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ क्या होता है कबूचा सिंध नदी में डूबकर ही आत्महत्या कर लेता है। जैसे हमने बात की थी पहले के लेक्चर्स में, जो महमूद गजनवी था उसके समय पे राजा जयपाल ने ऐसे किया था, तो इसी तरीके से जो है कबूचा भी करता है। तो देखो अब कबूचे का किस्सा ख़त्म, यल्दौज का ख़त्म, बख्तियार काकी का ख़त्म, और जो है साथ ही साथ जो है अब उसका डर भी नहीं है, मंगोल अटैक्स का भी नहीं है। अब इसीलिए अब आगे चल के आता है पीरियड ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो इस समय क्या होता है, अब चंगेज़ खान का डर नहीं, ये सब नहीं है, तो अब वो एक्सपैंड कर सकता था। तो अब बंगाल में जो दिक्कत चल रही थी, हमने बात की थी कि वहाँ पे जो है जो अली मर्दान था वहाँ का सम्राट जो बन गया था, उसने बेसिकली खुद को जो है छत्र की उपाधि दी, खुद के नाम का खुतवा भी पढ़वा लिया। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसने क्या किया, आगे जल्दी जो इवाज़ नामक एक खिलजी अमीर था उसने उसे हटाकर सुल्तान गियासुद्दीन की उपाधि को धारण किया, राजगद्दी हासिल की। क्योंकि अली मर्दान के लिए तो उसे कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी, उससे पहले ही जो है ईवान ने उसका हिसाब किताब पूरा कर दिया। और इल्तुतमिश जब साउथ बिहार को जीत कर आ रहा था तो वो बंगाल पे कब्जा करना चाह रहा था, इसीलिए जो है उसने युद्ध किया। और जब युद्ध किया, जीत गया, तो उसने इवाज़ से ही संधि कर ली कि तुम बस मेरी अधीनता स्वीकार लो, युद्ध का हर्जाना भर दो, टाइम टू टाइम टैक्सेस दे दो, बाकी मैं शासन करने दूंगा। तो यहाँ पे हम इल्तुतमिश का ये ज़रूर देखते हैं कि भाई वो काफ़ी सारे एरियाज़ को जो है जीतता है, उस पर एक्सपेंशन अपना पूरा करता है, फैलता है, अपना साम्राज्य बढ़ाता है। बट जो दूर है ना, अब जो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर जाते जा रहे हैं, उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो क्या करता है कि जिन्हें हराता है बस उनको कहता है आप अधीनता स्वीकार करो, युद्ध का हर्जाना दो और मुझे टाइम टू टाइम टैक्सेस भेजते रहो, बाकी तुम शासन करते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम शासन करते रहो। तो यहाँ यही चीज़ हुई, उसने कहा कि भाई आप स्वीकारो और मेरे को टैक्सेस भेजते रहो। तो इल्तुतमिश ने जो है मलिक जानी को जो है बिहार का गवर्नर बना दिया और वहीं इवाज़ को जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया। ठीक है, और खुद चला गया दिल्ली। अब इल्तुतमिश को जो है दिल्ली जब वो गया ना, वहाँ पे जो गियासुद्दीन था, यही इवाज़, ये वो वाला गियासुद्दीन नहीं है जो हम आगे सल्तनत में पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली यही जो अभी हम इवाज़ की बात कर रहे थे वही, उस गियासुद्दीन को फिर से जो है उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। और जो है 1227 में इल्तुतमिश ने फिर आके भाई इसे मारा सबसे पहले, और फिर अपने बेटे जो है नसीरुद्दीन को जो है बंगाल का गवर्नर बनाया, क्योंकि भाई ये बाज नहीं आ रहा था, बार बार खुद को ऐसे करेगा तो फिर वो मारेगा ही, तो उसने मार दिया। फिर अब हम बात करते हैं अजमेर के एक्सपेंशन की। तो इस समय पे जो है आंतरिक विद्रोह के बाद जो है अलग हुए कुछ क्षेत्र थे, जैसे रणथंभौर, तो ये सब जो है इल्तुतमिश ने इन्हें घेरा और पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारियों से उनका जो क्षेत्र था जैसे अजमेर वगैरह और रणथंभौर, ये सारा जो है ये सब छीना। अब ये जो है मैंने वही बात की, जो दिल्ली से दूर है तो ऑब्वियसली उसके जो है प्रभावकारी नियंत्रण से और डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, तो अब वो इतना ज़्यादा कैसे उन पे कंट्रोल कर पाएगा। तो इसीलिए उसने ये जो टेरिटरीज जो जीती वो एट द एंड चौहानों को ही दे दी। बस ये क्लियर करा दिया कि आप जो है दिल्ली सल्तनत के अधीनस्थ काम करोगे, ब्रांच बन गई ना, यहाँ सेंटर बैठा है दिल्ली, फिर उसने भाई अपने अलग अलग क्षेत्र छोड़ रखे हैं अलग अलग रूलर्स गवर्नर के अंडर, जो बेसिकली खुद ही यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, टाइम टू टाइम टैक्सेस देते रहेंगे और ये क्लियर रखेंगे कि हम अपना जो शासन कर रहे हैं खुद से नहीं कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के अधीन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदर
की। तो इसके बाद इल्तुतमिश ने जो है बयाना पर भी कब्जा किया और ग्वालियर को भी घेरा। इसी तरह मालवा में भिलसा, उज्जैन पे छापे मारे। उज्जैन के विख्यात महाकाल मंदिर को भी उसने ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। किंतु अब हम ये नहीं कहेंगे कि इस क्षेत्र में तुर्की स्थापत्य करने का प्रयास कर रहा था इसीलिए उसने ऐसे किया, या फिर वो अपना धर्म प्रचार कर रहा था ऐसा किया, ऐसा नहीं था। सिर्फ लूट एक पर्पस था, क्योंकि भाई हमने बात की थी जो सबसे ज़्यादा धन होता है वो कहाँ होता है, वो मंदिरों में, मस्जिदों में, तो वहीं पे मतलब रिलीजियस प्लेसेस में मिलता है। अब मस्जिद तो नहीं लूटेंगे ना। तो अब हमने ये बात की कि ठीक है उसने जो अपने चैलेंजेस थे उनको कैसे टैकल किया। अब हम बात करते हैं उसने क्या क्या निर्माण कार्य किए। जैसे हमने अभी ऐबक की बात की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, कुतुब मीनार बनवाया था, कुतुबुल इस्लाम बनवाई थी, महरौली जो है बसाया था। तो ऐसे हमने बात की थी, उसी तरीके से हम यहाँ बात करेंगे कि इल्तुतमिश ने कौन कौन से निर्माण कार्य किए थे। तो उसमें हमने दिल्ली की बात की थी। तो दिल्ली का जो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था वो किसने कराया था? इसने कराया था, क्योंकि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल जो है इल्तुतमिश ने बनवाई थी, ठीक है। और इसके ही दक्षिण में जो है हौज शम्मी और मदरसे का निर्माण भी उसने कराया था। वहीं दिल्ली में उसने अपने बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद की जो है अपनी जो मकबरा है जिसका नाम सुल्तानगढ़ी है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, उसको भी उसने बनवाया था। और ये याद रखने वाली बात है कि ये जो है तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया पहला मकबरा था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम नागौर की, जो राजस्थान में है। वहाँ पे उसने बनवाया था असार किन का दरवाज़ा। ये जो है ना ये बुलंद दरवाजे की तरह ही था, जो बेसिकली अकबर ने बनवाया था, या उसी की तरह ही था, या आप कह लो बुलंद दरवाज़ा तकरीबन इसकी तरह था। और जो ये बुलंद दरवाज़ा था ये सबसे बड़ा दरवाज़ा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बदायूं की, क्योंकि ये बदायूं का ही था ना उस समय में, यूपी का उधर का ही तो ये गवर्नर था ना। तो वहाँ पे इसने जो है हौजे शम्मी या शमसी ईदगाह जो है बनवाई, ठीक है। आगे हम बात करें दिल्ली में फिर से, तो वो इल्तुतमिश का मकबरा, अपना खुद का मकबरा, और वो किस शैली से बनवाया था? वो बनवाया था स्क्रीच शैली से, जो भारत में पहली बार इस शैली का मकबरा बना था, ठीक है। जो अगर हम तुर्की भारत का पहला बनाया गया मकबरा बोलेंगे तो वो तो था सुल्तानगढ़ी का मकबरा, पर वहीं अगर हम स्क्रीच शैली की बात करें तो था इल्तुतमिश का मकबरा। तो ये छोटे छोटे से टर्म्स के हिसाब से ना आप ज़रूर याद रखें। आगे हम बात करते हैं एट द एंड क्या होता है। 19 कह रही हूँ 1236 में जो है इल्तुतमिश ने बामियान पर आक्रमण करने के लिए वो निकला था। अब उस समय क्या हुआ, वो पड़ गया रास्ते में बीमार, और उस समय ही जाके जो है 30 अप्रैल 1936 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली लास्ट अभियान कहाँ का होने वाला था या कहाँ का हुआ? बामियान का, ठीक है। और इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपना वंशानुगत जो संस्था थी वो स्थापित कर दी थी, क्योंकि इससे पहले जो था क्लियर नहीं था कि इसके बाद कौन सत्ता पे बैठेगा, कोई भी ऐसे जो काबिल था वो बैठ जा रहा था। बट इसने जो है वंशानुगत करने का प्रयास किया था, क्योंकि उसने पहले ही क्लियर कर दिया था जब वो जिंदा था कि भाई कौन बैठेगा इसकी गद्दी पर, उसकी पुत्री रजिया बैठेगी, ठीक है। तो उसने उसे जो है